चलो चलिए, तो हम डिस्कस कर रहे थे बच्चे बड़ी ही सिंपल सी चीज को कि अगर मेरे पास किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 3D बॉडी को रख दिया जाए तो हमारे पास वहां पर उस बॉडी से रिलेटेबल टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। जितना इनपुट होती है उतनी हमारे पास आउटपुट हो जाती है। सो आज हम यहाँ पर क्या डिस्कस करते हैं, यहाँ पर अगेन हम फ्लक्स को समझने की कोशिश करते हैं। द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड अ 3D body present and the 3D body present inside the electric field, inside the electric field, मेरे पास यहाँ पर एक 3D ऑब्जेक्ट है और इस 3D ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, ये कोई 3D बॉडी है जो मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चे, इसको अगर हम किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, मतलब यहाँ पर एंटर करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और लीव करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, एंटर करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और लीव करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 है और यहाँ पर मेरे पास E2 है और ये मेरे पास यहाँ पर एक 3D क्लोज्ड बॉडी है और इस 3D बॉडी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, विदाउट एनी चार्ज। इस 3D बॉडी के अंदर मेरे पास किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है बच्चे। और इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, क्या अब मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली चीज, नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल नॉट बी इक्वल टू 0 और क्वेश्चन मार्क लगाते कि सर ऐसा क्यों होगा? ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि अब मेरे पास एंटर करने वाला फ्लक्स, जो एंटर करने वाला फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो आंसर है वो तो नेगेटिव होता है। और जो मेरे पास लीव करने वाला फ्लक्स है जो कि आपके पास पॉजिटिव होता है, जो कि पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों फ्लक्स मैग्नीट्यूड में दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। द मैग्नीट्यूड ऑफ the magnitude of the flux entering, the flux entering, the magnitude of the flux entering and the flux leaving, and the flux leaving, और जो फ्लक्स बच्चे हमारे पास यहाँ पर लीव कर रहे हैं, जो फ्लक्स हमारे पास यहाँ पर एंटर कर रहा है और जो फ्लक्स हमारे पास यहाँ पर लीव कर रहा है, ये दोनों के दोनों फ्लक्स मेरे पास आर नॉट इक्वल, ये बिल्कुल भी मेरे पास यहाँ पर इक्वल नहीं है। और इस वजह से हमारे पास यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी भी 0 नहीं। लेकिन अगर हम पिछला लेक्चर देखें उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 क्यों था? क्योंकि जितना एंटर कर रहा था उतना लीव कर रहा था। और रीजन क्या है? क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये E1 और ये मेरे पास E2 और ये दोनों बराबर नहीं। कोई एग्जाम्पल? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पर। इस क्वेश्चन को करने की बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है कि सपोज ये मेरे पास यहाँ पर आपके लिए एक y एक्सेस आ गई, यहाँ पर मेरे पास x एक्सेस आ गई और ये मेरे पास यहाँ पर z एक्सेस। सो दिस इज z एक्सेस, ये मेरे पास x एक्सेस और यहाँ पर मेरे पास ये y एक्सेस आ गई। मेरे पास यहाँ पर क्या, मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक क्यूब को प्लेस किया गया। ध्यान से समझना, यहाँ पर मेरे पास एक क्यूब है और इस क्यूब को हमने
यहाँ पर प्लेस किया हुआ। ये देखिए, ये मेरे पास एक क्यूब है, ये 3D मेरे पास सरफेस है, और इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से प्लेस किया हुआ, ये क्यूब है। और ये जो क्यूब मेरे पास यहाँ पर प्लेस्ड है, इसके थ्रू एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, आपके पास पास कर रही है। मेरे पास यहाँ पर एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पास कर रही है। ये मेरे पास y एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस, और ये मेरे पास z एक्सिस। हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है, ये भी बता देता हूं। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, और आपके पास x की पावर 2, और E0 x की पावर 2, जहां पर आपके पास x एक्सिस कोई बोला जा रहा है, और साथ में मेरे पास आई कैप आ गया। आई कैप का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है। हमारे पास यहाँ पर ये जो क्यूब है, इस क्यूब की साइड मेरे पास a के बराबर है, और ये क्यूब मेरे पास ओरिजिन से a डिस्टेंस दूर पे बनाया गया। ये हमारे पास a डिस्टेंस दूर पे बनाया गया। मुझे अब बताना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। What is the net electric flux through this cube? Net electric flux through this cube. इस क्यूब के थ्रू मुझे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करके बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं इस क्यूब को नाम दे देता हूँ P, Q, R, S और T और U, और यहाँ पर V, और लास्ट बच्चे हमारे पास W। हमारे पास इस क्यूब की 8 वर्टिसेस को मैंने कुछ लेटर्स के साथ सिंबलाइज कर दिया। यहाँ पर मेरे पास ये वाला जो एरिया P, Q और V और W, इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगी, और दूसरे फेज से हमारे पास यहाँ पर लीव कर जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, जो फ्लक्स हमारे पास यहाँ पर एंटर करेगा, जो फ्लक्स हमारे पास एंटर करेगा, कौन से फेज से एंटर करेगा, ये कौन से फेज से एंटर करेगा, P, Q, V और W से। ये एक तो नेगेटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस x पे डिपेंड कर रही है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एंटर करेगी वो आपके पास x के ऊपर डिपेंड कर रही है, और यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू किसके बराबर है, आपके x की वैल्यू यहाँ पर a के बराबर। इस वजह से जो फ्लक्स मेरे पास एंटर करेगा उसकी वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, दिस विल बी E0 इनटू आपके पास a का स्क्वायर, और जो एरिया है वो भी a का स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाइड बाई a का होल स्क्वायर। तो जो फ्लक्स मेरे पास एंटर करेगा माइनस ऑफ E0 और a की पावर मेरे पास क्या आ जाएगी 4। तो जो फ्लक्स मेरे पास एंटर करेगा माइनस ऑफ E0 इंटू a की पावर 4, और जो फ्लक्स मेरे पास लीव करेगा वो ये वाला। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी कि डिफरेंट हो जाएगी, तो यहाँ पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अब थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। तो जो फ्लक्स यहाँ पर लीव करेगा, एक तो ये पॉजिटिव का होगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी E0, और डिस्टेंस यहाँ पर x की वैल्यू किसके बराबर है, कोई बच्चा बता सकता है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2a के बराबर आ जाएगी। यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू 2a के बराबर आ जाएगी, सो दिस विल बी 2a का होल स्क्वायर। ये मेरे पास पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और जो एरिया है वो दोबारा से मेरे पास a स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस विल बी E0 2 का स्क्वायर 4 इनटू मेरे पास a की पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। देयरफॉर द नेट फ्लक्स, तो यहाँ पर बताओ कि मेरे पास नेट फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा, फ्लक्स जो कि लीव करना चाहता है बड़ा है, माइनस फ्लक्स जो कि आपके पास यहाँ पर एंटर कर रहा है। तो मेरे पास जो फ्लक्स लीव कर रहा है दिस इज ए E0, 2 मिनट रुक जा राघव, 4 इंटू a की पावर 4 माइनस E0 इंटू a की पावर 4, सॉल्व करेंगे 3E0 इंटू a की पावर 4, ये फ्लक्स आ जाए। जी राघव पूछो बेटा, शाबाश। सर मैं कुछ सर ये बात समझ नहीं सर कि सर
जो सर लीव कर रहा है सर वो ज्यादा है सर, और सर एंटर कर रहा है सर वो कम सर, ऐसे कैसे पॉसिबल है सर? ऐसा कैसे पॉसिबल? पहली चीज बच्चे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। इतनी बात समझ गया बच्चे को? हाँ या ना बोलते रहना। यस सर। दूसरी बात, टीचर ने मुझे ये दे रखा है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपके डिस्टेंस का फंक्शन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E नॉट इंटू एक्स की पावर 2। तो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी लड़के? 0। अगर x की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? E नॉट। अगर x की वैल्यू 2 है तो E किसके बराबर आ जाएगी? बोल शाबाश। तो ये आ जाएगी 4E नॉट। अगर x की वैल्यू 3 है तो E की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? जल्दी बोलिए 9E बच्चे। नॉट। तो आपकी जो एरिया तो सेम रहा, जब आपका फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड ने दूसरे एरिया को क्रॉस किया, वो एरिया तो पहले एरिया जितना ही है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एंटर करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा। आपके एंटर करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर है? E नॉट A का स्क्वायर। और लीव करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर है? जल्दी बता दो। A नॉट इंटू 2A का 2A का स्क्वायर। तो इसका मतलब लीव करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है तो उसका फ्लक्स ज्यादा होगा, और इस वजह से हमारे पास ये दोनों के दोनों फ्लक्स सेम नहीं होंगे। ये रीजन है बच्चे। ठीक है? ओके सर। ठीक है, क्लियर? किसी और बच्चे का कोई डाउट? किसी और बच्चे का कोई डाउट? शाबाश। किसी और बच्चे का कोई डाउट है तो बोल सकते हैं कोई बच्चा जी। किसी बच्चे का कोई डाउट है? पक्का श्योर? मैं आगे चलूं? चलो, मैं अब आगे की तरफ को चलता हूं और चीजों को और बेहतर ढंग से अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये एक पोर्शन खत्म होता है। सो आज का बच्चा हमारे पास टुडे एजेंडा इज दी आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज एनक्लोज। the electric flux due to the charge enclosed, due to the charge enclosed, due to the charge in enclosed। अब बच्चे ध्यान से हमारे पास यहाँ पर बात को समझने की कोशिश करें। मेरे पास यहाँ पर अगर बोला जाए तो एक पॉइंट हमेशा जिंदगी में याद रखना बच्चे, if we have an isolated charge, मेरे पास एक कोई isolated charge है। if we have an isolated charge q present in this space, present in this space, present in this space, in this space, and it is and it is and it is covered by and it is covered by 3D closed body, 3D closed body, 3D closed body of any size or shape, of any size or the shape, size or the shape, then it is said that, then it is said that, it is said that, ये कहा जाता है बच्चे हमारे पास, the flux of the charge, the flux of the charge, the flux of the charge on the complete 3D body, on the complete 3D body, on the complete 3D body, on the complete 3D body in all direction, in all direction, in all direction is, ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाता है? Q by एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाता है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर एक आइसोलेटेड चार्ज है, ध्यान से सुनिए, अगर मेरे पास स्पेस के अंदर कोई एक आइसोलेटेड चार्ज है, ऐसा आइसोलेटेड चार्ज को मैं किसी 3D बॉडी के अंदर एनक्लोज कर देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर एक 3D बॉडी है जिसके अंदर मैंने इस चार्ज को क्या कर दिया? एनक्लोज। ये अंदर की तरफ बंद है, इसके ये आपके पास इसके अंदर बंद है। तो हमारे पास इस चार्ज की वजह से इस 3D बॉडी के टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस चार्ज की वजह से इस 3D बॉडी के ऊपर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, इस 3D बॉडी पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा सभी डायरेक्शन के अंदर, वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चा हमारे पास Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है,
This is also the number of the electric field lines. This is the number of the electric lines of forces from the charge. From the charge, the number of the electric lines of forces from the charge. यानी कि एक चार्ज में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल सकती हैं, ये उसका भी आपके पास नंबर, जितना पॉसिबल इतनी पॉसिबल। फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया जाए कि कोई टीचर मुझे बोल देता है कि मेरे पास 1 कूलम का चार्ज है और इस 1 कूलम के चार्ज में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल सकती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ द फोर्सेस। तो ये कितनी निकल सकती हैं? आपका जवाब क्या आ जाएगा? So 1 divided by 8.8 into 10 raised to power minus of 12. तो हमारे पास 10 divided by 88 into 10 raised to power 12 और ये बच्चा हमारे पास कितना आएगा? 0.11 क्योंकि 100 आ जाएगा। फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर 0.11 into आपके पास 10 raised to power 12। इतनी फील्ड लाइंस बच्चा हमारे पास क्या हो सकती है? निकल सकती है 1 कूलम के चार्ज से। याद रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास 3D स्पेस के अंदर होंगी, ये 3D स्पेस में होंगी, ये किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होंगी, सभी पॉसिबल डायरेक्शंस के अंदर होंगी। ये टोटल सम होगा बच्चा हमारे पास। अब इससे हमें क्या क्या चीजें पता लगती हैं, जरा हम अंडरस्टैंड करते हैं, ध्यान से समझना। सपोज के मेरे पास ये स्तुति, बोलो बच्चे। सर ऊपर आपने की वैल्यू कैसे ली है? क्या बच्चे? सर आपने ई नॉट की वैल्यू 8.8 कैसे ली है? ये बच्चे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ये तो कांस्टेंट है ना। ओके चलो ठीक है, थैंक यू। सो अब मेरे पास यहाँ पर ये वाली चीज आ गई। नेक्स्ट वन, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाता है, जो कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास यहाँ पर कोई चार्ज है और ये चार्ज हमारे पास किसी सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है, देन द फ्लक्स ऑफ दिस चार्ज थ्रू कंप्लीट सिलेंडर, इस सिलेंडर में से बच्चे टोटल कितना फ्लक्स निकल जाएगा? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। यहाँ पर इस सिलेंडर में से टोटल फ्लक्स कितना निकल जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन। और इसका मतलब एक और है, ये जो चार्ज आपके पास इसके अंदर प्रेजेंट है, जो फ्लक्स बच्चे हमारे पास आ रहा है, वो फ्लक्स बेसिकली 3 एरिया में से निकल रहा है। बताओ कौन कौन से 3 एरिया में से निकल रहा है? तो आपके पास एक अपर फ्लैट फेस है, एक मेरे पास लोअर फ्लैट फेस है, और तीसरा मेरे पास एक कर्व्ड बाउंड्री है। इन तीनों की वजह से हमारे पास जो फ्लक्स निकल रहा है वो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है। यानी कि इस चार्ज की वजह से हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर जो फ्लक्स निकलता है, उसी फ्लक्स की वैल्यू आपके पास किसके बराबर है? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यह हमारे पास किसके बराबर है बच्चे? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यह हमारे पास किसके बराबर है बच्चे? Q डिवाइडेड बाई मेरे पास एप्सिलॉन नॉट। एक और मतलब, अगर इस चार्ज को मैं किसी क्यूब के अंदर रख दूं तो बताओ क्या आ जाएगा? अगर मैं इस चार्ज को किसी क्यूब के अंदर रख दूं तो कितना फ्लक्स आएगा, बता सकते हो? तो भी आपका फ्लक्स कितना आएगा? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? अगर इसी चार्ज को मैं स्फीयर के अंदर रख दूं तो कितना चार्ज आएगा? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। अगर इसी चार्ज को मैं किसी कोन के अंदर रख देता हूँ, कोन भी 3D बॉडी होती है, तो इस कोन में से, टोटल कोन में से, इसका कर्व्ड एरिया एज वेल एज फ्लैट एरिया, इस कोन में से टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा इस चार्ज का? तो आंसर कितना आ जाएगा? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो हमको क्या चीज समझ में आती है? अगर कोई चार्ज किसी भी 3D बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो उस चार्ज की वजह से उस कंप्लीट 3D बॉडी में से कितना फ्लक्स निकलेगा? Q बाई एप्सिलॉन। Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज हमारे पास बॉडी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, सेंटर पे हो जरूरी नहीं है। बॉडी की साइज और शेप मैटर नहीं करती, बॉडी के साइज और शेप मैटर
नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, चलो काका जी आगे चलते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन बच्चा, हमारे पास यहाँ पर एक क्यूब आ गया बच्चा, और इस क्यूब के सेंटर के अंदर मैंने एक चार्ज को प्लेस किया हुआ। मैंने यहाँ पर इसके अंदर एक चार्ज को प्लेस किया हुआ। पहला, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, बोलो शाबाश, क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। दिस इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। और अगर मैं आपको ये बोलूं, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस चार्ज, द फ्लक्स ऑफ दिस चार्ज, द फ्लक्स ऑफ दिस चार्ज, मुझे फ्लक्स ऑफ दिस चार्ज निकालना बच्चे। द फ्लक्स ऑफ दिस चार्ज थ्रू वन ऑफ द फेस, थ्रू वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब। तो क्या जवाब दोगे? वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब। बोलो क्या जवाब दोगे बच्चे? वन ऑफ द फेस ऑफ। तो हमारे को इसमें से टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, तो एक फेस में से मुझे निकालना है। तो बताओ कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन 1/6। बिल्कुल, हमारे 6 फेसेस का टोटल फ्लक्स है क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस का हमारे पास कितना आ जाएगा, बोलो शाबाश, Q divided by 6 epsilon. So Q divided by 6 epsilon. औशीन, सलोनी बच्चे समझ में आ गया? अर्धेश्वरी, स्तुति, प्रकाश बच्चे, परनीत, नितिका, मेघा, सिमरत, परनीत, यस सर। कोई डाउट? मुस्कान, मुस्कान, जस्सी बेटा कुछ अगर समझना है, वीरेंद्र तो बता बेटा मुझे, क्लियर है ये वाली चीज? क्योंकि टोटल फ्लक्स हमारे पास 6 फेसेस में से निकलता है, अगर एक फेस में से निकालना है तो वो टोटल का 1/6 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे आपको? यस और नो, यस और नो? चलो अब चलते हैं बच्चे, अब चलते हैं आगे की तरफ। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या है कि वी हैव अ चार्ज ऑफ, वी हैव अ चार्ज ऑफ, मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है बच्चा, and we have the charge of the value 17.6 microcoulomb placed in the sphere of radius, sphere of the radius of the radius 1, आपके पास यहाँ पर मीटर, sphere of the radius 1 meter. Number 1, calculate total electric flux from the sphere. Total electric flux from the sphere. Total electric flux from the sphere. हमारे पास हमें इस स्फीयर में से क्या निकालना है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द स्फीयर। जल्दी बता दे बच्चे, इसका आंसर क्या आ जाएगा? नाउ दिस फ्लक्स इज गिवन बाय Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। मेरे पास Q की वैल्यू कितने के बराबर है? 17.6 इंटू 10 की पावर -6, और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा? 8.8 इंटू 10 की पावर -12। ये कैंसल होकर आपके पास 2 आ जाएगा, and this will be 2 into 10 raised to power 6 Newton meter square per coulomb. Calculate the total electric flux from the sphere. तो ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? Calculate the total flux density. अब ये इंपॉर्टेंट है। Calculate the total flux density on the sphere. इस स्फीयर पे टोटल फ्लक्स डेंसिटी आप कैसे निकालोगे? रिमेंबर, जो आपकी फ्लक्स डेंसिटी है, बहुत कम बच्चों को पता होती है, वो होती है फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। और आपके पास एरिया ऑफ द स्फीयर किसके बराबर है? जल्दी बोलो। तो 2 into 10 के पावर 6, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी? एरिया। तो आपके पास एरिया किसके बराबर है? 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर 2 into 10 के पावर 6 डिवाइडेड बाई 4 into 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। 1 इसका रेडियस है।
इसको कैंसिल करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा एंड दिस विल बी 0.5 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 10 की पावर 6 और इसकी यूनिट याद रख लेना न्यूटन पर कूलम होती है। तो आपकी फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपकी फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली आपकी क्या हो जाती है बच्चे, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत कम जगहों पर और बहुत कम टीचर इसको डिस्कस करते हैं, पर स्कूल लेवल पे ये चीज टीचर आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं। स्कूल लेवल के ऊपर टीचर ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ सकता है। कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करके बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द चार्ज रिमेन सेम, इफ द चार्ज रिमेन सेम, अगर चार्ज को हम सेम रखते हैं बट द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, बट द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, यही जो स्फीयर है गॉसियन सरफेस इज डबल्ड। तो बताओ व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स, व्हाट इज द न्यू फ्लक्स, व्हाट इज द न्यू फ्लक्स। क्या आपके पास अब नया फ्लक्स आएगा? तो आंसर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, देयर विल बी नो चेंज इन द फ्लक्स, देयर विल बी नो चेंज इन द फ्लक्स। और बच्चा हमारे पास इसका रीजन है नंबर 1, क्योंकि आपके पास चार्ज इज सेम, क्योंकि आपके पास यहाँ पर चार्ज सेम है। और दूसरा बच्चे द फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट, the flux is independent of the flux is independent of the size and the shape, the size and the shape of the Gaussian surface, of the Gaussian surface, of the Gaussian surface। जी लग गया पता बच्चे आपको, लग गया पता बच्चे आपको? ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या सीखा, क्या अगर किसी स्फीयर के अंदर मेरे पास चार्ज प्रेजेंट है तो उसे फ्लक्स कैसे निकालेंगे। आपकी फ्लक्स डेंसिटी स्फीयर पे क्या होगी, अगर आप चार्ज को सेम रख के रेडियस को डबल कर दोगे तो फ्लक्स पे क्या चेंज आएगा, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। और रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर चार्ज सेम है और जो फ्लक्स होता है वो साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता। जी मेगा बच्चे बोलो शाबाश। सर आपने यहाँ पे लिखा है कि चार्ज सेम होता है, अगर चार्ज डिफरेंट हुआ तो? फिर बच्चे आपके पास चेंज हो जाएगा राजे, क्योंकि यही तो चीज हम कर रहे हैं। ऊपर से देख, नीचे से ऊपर से नीचे हम कॉन्सेप्ट को देखते चलते हैं। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास ये क्यू चार्ज है, पहले मैंने सिलेंडर में रखा, फिर राजे मैंने इसको क्यूब में रखा, फिर मैंने इसको स्फीयर में रखा, फिर मैंने कोन पे रखा। इन चारों सिचुएशन में फ्लक्स सेम आए कि डिफरेंट है? सेम। अगर इसमें मैं चार्ज को डबल कर दूंगा तो फिर एक अलग कहानी हो जाएगी। लेकिन जो आपके पास फ्लक्स होता है वो साइज एंड द शेप ऑफ गॉसियन सरफेस पे नहीं, अंदर रखे हुए चार्ज पे डिपेंड करता है। अगर आप अंदर वाले चार्ज को चेंज कर दोगे, शेप सेम रखोगे तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो चार्ज पे डिपेंड करता है, बाहर वाली आउटर सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है बच्चे, क्लियर है बेटा? यस सर, यस सर। फ्लक्स डेंसिटी तो चेंज हो जाएगी ना रेडियस के साथ? हाँ, ये बड़ा सही, तूने बहुत मुद्दे थी, ये वाली बात तूने मेरे मुंह से छीन ली। ये मैं सोचा था कि अगर मतलब कि अगर मैं क्वेश्चन कभी डालूं तो हाँ ऐसा फ्लक्स डेंसिटी चेंज हो जाएगी। फ्लक्स डेंसिटी खतरनाक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सब बच्चे मुदित की बात का ध्यान रखिए, फ्लक्स सेम होगा। किसी का विंडो अभी जाके ओपन हुई है मेरा ही हुआ था। चलो कोई बात नहीं, कम से कम दिमाग की विंडो तो ओपन हुई ना, तेरी तारीफ कर दिया, दिमाग की विंडो ओपन होगी। तो हमारे पास यहाँ पर अगर फ्लक्स डेंसिटी को देखा जाए तो वो एरिया पे डिपेंड करता है। तो ये पॉइंट अपनी कॉपी पे लिख लेना कि मुदित ने एक बात बताई थी कि फ्लक्स तो सेम रहेगा जब तक चार्ज सेम है, शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, पर शेप चेंज करने से किस पे चेंज आ सकता है? फ्लक्स डेंसिटी पे। इसको बोलते हैं बड़ा महीन होके काम करना, बड़ा फोकस होके काम करना। ठीक, बिल्कुल फ्लक्स डेंसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि आपका एरिया चेंज होगा तो, लेकिन फ्लक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा।
ठीक, आगे चले बच्चे, किसी बच्चे का डाउट और, किसी बच्चे का डाउट और, चले आगे, चलो चलिए। सो अब हम बच्चे यहाँ पर आगे की तरफ को चलते हैं और नई चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश। ये मेरे पास एक तरीके के क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर बच्चे हमारे पास 4 थे। अब मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है इससे रिलेटेड, याद रखना। अब मेरे पास दूसरा कॉन्सेप्ट एक और भी है बच्चे। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द कॉन्ट्रीब्यूशन of the electric flux, the contribution of the electric flux, the contribution of the electric flux on the Gaussian surface, on the Gaussian surface, on the Gaussian surface, on the Gaussian surface, due to the charges, due to the charges, due to the charges lying outside, lying outside, lying outside, lying outside of the closed Gaussian surface। देखो मैं closed लिख रहा हूं बच्चे, closed Gaussian surface is 0, closed Gaussian surface is 0, closed Gaussian surface is 0। लेकिन ये सरफेस बच्चे मेरे पास क्लोज्ड होनी चाहिए, सभी तरीके से, सभी तरीके से क्लोज्ड होनी चाहिए बच्चे। अगर मेरे पास यहाँ पर कहीं पर भी एक क्लोज्ड गॉसियन बच्चा आपके पास सरफेस है, ये बच्चा हमारे पास कहीं पर भी मेरे पास एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है, कभी मैंने रैंडम से बना दी, और कुछ चार्जेस इस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के अंदर है Q1 माइनस Q2, और कुछ चार्जेस गॉसियन सरफेस के बाहर है Q3, और नेक्स्ट है बच्चे Q4, और मेरे पास यहाँ पर Q4। अगर कोई टीचर मुझे बोलता है व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस या थ्रू दिस बॉडी, तो मेरे पास आंसर किसके बराबर आ जाएगा? द आंसर विल बी Q1 माइनस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। So Q1 minus of Q2 divided by epsilon. So Q1 minus of Q2 divide by आपके पास क्या आ जाता है? एप्सिलॉन। ये पॉइंट याद रखना। इसका मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर कोई एक गॉसियन सरफेस है और यहाँ पर चार्ज है मेरे पास 2 कूलम का, यहाँ पर चार्ज है 3 कूलम का, और फिर चार्ज है -5 कूलम का, बाहर चार्ज है मेरे पास यहाँ पर 4 कूलम का और आपके पास है 5 कूलम, और टीचर मुझे बोलता है कि इस क्लोज्ड बॉडी में से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो बताओ क्या जवाब आएगा? इसमें से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है? बोलो बच्चे, 2C + 3C - 1C अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जल्दी बता दो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 4C अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें बाहर वाले चार्जेस का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगी। मेरे पास इस फ्लक्स के अंदर बाहर वाले चार्जेस के कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगी, बाहर वाले चार्जेस की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगी। क्लियर है ये वाली चीज बच्चे? क्लियर है ये वाली चीज बच्चे आपको? यस और नो? चलो अगर ये पॉइंट बच्चा आपको क्लियर है तो हम आगे चलते हैं, और अगर आगे चलते हैं तो हमें फिर क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन क्या बच्चा हमारे पास? 10 इलेक्ट्रिक dipoles are present inside the Gaussian surface, are present inside the Gaussian surface, inside the Gaussian surface, inside the Gaussian surface, inside the Gaussian surface। मेरे पास 10 इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर आपके पास प्रेजेंट है। कैलकुलेट, यहाँ पर आप कैलकुलेट करके बताएं the electric flux through this Gaussian surface. Calculate the electric flux through this Gaussian surface. Through this Gaussian surface. तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे? आंसर इज 0। तो आपके पास आंसर 0 क्यों आ जाएगा? क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर आपके पास 10 जो है बच्चा हमारे पास यहाँ पर डाइपोल्स है, लेकिन सभी का सम बच्चा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? 0। तो हमारे पास
यहाँ पर नेट चार्ज ऑन द 10 डाइपोल्स किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारे पास 0 के बराबर है, और इस वजह से यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो भी मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा बच्चे? 0 के। जी, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट बेटा? किसी बच्चे को इसमें डाउट बच्चे? क्लियर होगी बात नहीं बच्चे? क्लियर है बेटा? चले आगे की तरफ। नेक्स्ट, इसका मतलब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं, द फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज 0, द फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस, थ्रू अ गॉसियन सरफेस, द फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज 0, ये बच्चा हमारे पास 0 है। डज दिस मीन, डज दिस मीन, डज दिस मीन, क्या इसका ये मतलब है it does not have any charge inside, any charge inside, क्या इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है? The answer is No sir. It may contain a dipole, it may contain a dipole। यहाँ पर हो सकता है कि इसके पास डाइपोल आ जाए, और डाइपोल की वजह से जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्लियर होगी बात ये वाली? क्लियर होगी बच्चे वाली बात? आगे चले बच्चे इसके अंदर से। यस सर। अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। फिर बच्चे क्वेश्चन उठाते हैं। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चे? वी हैव, मेरे पास यहाँ पर क्या है? वी हैव एन इनफाइनाइट रॉड ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इनफाइनाइट रॉड ऑफ द चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इट इज, यहां पर ध्यान से समझना, इट इज फिटेड, इसको फिट किया गया बच्चे इनटू द क्यूब, इनटू द क्यूब, into the cube in the following figures, in the following figures। जो आगे आपको डायग्राम नजर आएंगे उसके हिसाब से मैंने इस रॉड को किसमें फिट कर दिया? एक क्यूब के अंदर फिट कर दिया। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स in each of the figure, calculate the electric flux in each of the figure, in each of the figure। यहाँ पर आपने हर फिगर के ऊपर क्या कैलकुलेट करना बच्चे? इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना। तो अब देखते हैं बच्चे हमारे पास है क्या चीज। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके लिए क्या आ गया बच्चे? एक क्यूब आ गया। तो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्या आ गया? एक क्यूब आ गया। इस क्यूब के अंदर सबसे पहले मैंने एक इनफाइनाइट रॉड को फिट किया, और कैसे फिट किया ये भी बता देता हूँ बच्चे, ये भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, और ये यहाँ पर आ गया। ये क्यूब है, और इस क्यूब की साइड मेरे पास L मीटर के बराबर है, और इस क्यूब की साइड मेरे पास यहाँ पर L मीटर के बराबर है। ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्यूब है जिसकी साइड L मीटर के बराबर है, और इसमें अब मैंने एक इनफाइनाइट रॉड को क्या कर दिया? डाल दिया। ये पहली बार डाल। ये बच्चे मेरे पास एक इनफाइनाइट रॉड है जो कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है लैम्डा की, और ये हमारे पास इस क्यूब के अंदर मैंने इसको फिट कर दिया। ये इन्फिनिटी की तरफ को जा रही है, ये इस क्यूब को क्रॉस करके कहाँ तक जा रही है राजे? इन्फिनिटी की तरफ। यहां से ये आपके पास रॉड जो कि पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रही है, जो कि हमारे पास यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रही है, जो कि हमारे पास यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रही है, यह हमारे पास पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रही है, यह हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रही है, ये इन्फिनिटी की तरफ को जा रही है। अब मुझे यहाँ पर बताना है इस क्यूब के अंदर से इस रॉड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो। सबसे पहले तो मुझे ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस रॉड की कितनी लेंथ इस क्यूब के अंदर में से पास होगी। कोई बच्चा बता सकता है कितनी पास होगी बच्चे? तो हमारे पास यहाँ पर चार्ज जो कि एनक्लोज्ड हो जाएगा, जो कि हमारे पास एनक्लोज्ड है, इसमें से जो मेरे पास यहाँ पर चार्ज एनक्लोज्ड है, कोई बच्चा बता सकता है किसके बराबर हो जाएगा?
लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ अपॉन एप्सिलॉन। लग गया पता कैसे निकाला मैंने? लग गया पता बच्चे? लैम्डा से अगर मैं किसी भी लेंथ को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास उस लेंथ का क्या आ जाता है बच्चे? चार्ज आ जाता है। मेरे पास उस लेंथ का क्या आ जाता है बच्चे? आपके पास चार्ज आ जाता है। लैम्डा से अगर मैं किसी भी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास उस लेंथ का आपके पास क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। तो इस चार्ज की वजह से मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। लग गया पता बच्चा आपको? यस और नो? यस और नो? यस और यस सर। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। सेम फिगर है, सेम रॉड है, क्योंकि रॉड तो इंफिनिटी तक जा रही है, बट सिचुएशन को थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। देखो कितना चेंज किया, देखो। तो मेरे पास यहाँ पर अगेन ये आपके पास एक क्यूब आ गया, फोकस करें। और अब जो रॉड है उसको इस क्यूब के अंदर कैसे फिट किया गया? ध्यान से देखना। उसको हमने इस क्यूब में कैसे फिट किया? ध्यान से देखना, आराम से देखना। ये आ गया मेरे पास यहाँ पर क्यूब, ये मेरे पास यहाँ पर आ गया क्यूब। 2 मिनट रुक जाओ, ये आ गया मेरे पास क्यूब। और जो क्यूब का बॉडी डायगोनल, और जो क्यूब का बॉडी डायगोनल है, हमारे पास रॉड को उस बॉडी डायगोनल के अक्रॉस फिट किया है। देखो जब हमारे पास जो रॉड है, चार्ज रॉड है, वो हमारे पास यहां से ट्रेवल होकर आपके पास बॉडी डायगोनल में से क्रॉस हो, ऐसे या हमारे पास यहां से निकलकर आपके पास इसके बॉडी डायगोनल में से क्या हो रही है बच्चे? आपके पास क्रॉस हो रही है। ये देखिए, या हमारे पास इसके अंदर से क्या हो रही है बच्चे? क्रॉस हो रही है, ये बॉडी डायगोनल से। तो हमारे पास ये बॉडी डायगोनल में से क्या हो रही है? क्रॉस हो रही है। और इस पे चार्ज कितने का है? एक तो इसकी लेंथ मेरे पास L की है, और आपके पास चार्ज डेंसिटी कितने की है? लैम्डा की। अब कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें कितना चार्ज एनक्लोज्ड है और इसकी वजह से कितना फ्लक्स है? जी बोलो, शाबाश जी। अब कोई बच्चा देखते हैं कि किस बच्चे को इसका फ्लक्स निकालने आएगा। शाबाश, बोलो बोलो बोलो। लैम्डा 3L by epsilon नॉट। बिल्कुल सही चीज है। यहाँ पर जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ दिस रॉड, तो अंडर रूट ऑफ 3L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नितिका साथ ही खास बात बताऊं क्या, कि ये वाला फ्लक्स मेरे पास क्या होगा? मैक्सिमम। ये फ्लक्स मेरे पास मैक्सिमम का हो जाएगा। और साथ ही साथ नितिका ये भी बात बता दूं कि ये वाला जो फ्लक्स होगा ये आपके पास कौन सा फ्लक्स हो जाएगा? मिनिमम। तो एक तरफ मेरे पास मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा और दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पर कौन सा फ्लक्स आ जाएगा बच्चे? मिनिमम फ्लक्स आ जाएगा। जी, लगी बात पता बच्चे? आपको लगी बात पता? इसके अंदर से किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है कि हम फ्लक्स कैसे निकाल रहे हैं? एक 3D बॉडी के अंदर जो भी चार्ज एनक्लोज्ड है, उस चार्ज की वजह से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, किसी बच्चे का कोई डाउट है? मोस्ट वेलकम। मैं आगे चलूं? नहीं तो चलो अब आगे चलते हैं। और आपको पूछ लेना चाहिए, अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछ के खत्म कर देना चाहिए। तो अब मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम आ जाती है, और ये नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम क्या है? इनकम्प्लीट फिगर एंड द फ्लक्स। द इनकम्प्लीट फिगर, मेरे पास यहाँ पर एक तो इनकम्प्लीट फिगर होगी बच्चे, और मुझे इसका क्या निकालना बच्चे? फ्लक्स निकालना। द इनकम्प्लीट फिगर एंड द फ्लक्स। तो वी हैव टू फाइंड आउट द इनकम्प्लीट फिगर एंड द फ्लक्स। तो मेरे पास यहाँ पर एक तो इनकम्प्लीट फिगर है, और मुझे इस इनकम्प्लीट फिगर का क्या निकालना बच्चे? फ्लक्स निकाल कर बताना कि इसका फ्लक्स आपके पास कैसा होगा। जरा चेक करते हैं। इसकी सबसे पहले खास बात क्या है कि मुझे यहाँ पर उस फिगर को दिमाग में रख के एक 3D फिगर तैयार करनी पड़ेगी, ये मुझे तैयार करनी पड़ेगी, और फिर फ्लक्स को कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर एक NCERT के एग्जाम्पल है बच्चे। हमारे पास ये जो NCERT के एग्जाम्पल है, ये क्या बोलती है कि मेरे पास यहाँ पर ग्राउंड के अंदर एक स्क्वायर प्लेट है,
ये मेरे पास यहाँ पर एक स्क्वायर प्लेट है बच्चे, और इस स्क्वायर प्लेट की साइड मेरे पास a मीटर के बराबर है, ये मेरे पास a मीटर के बराबर है, और इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस ऊपर की तरफ, इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस ऊपर की तरफ मैंने एक क्यू चार्ज को प्लेस कर दिया। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर प्लेट? What is the electric flux of this charge due to the square plate? मुझे इस चार्ज की वजह से स्क्वायर प्लेट के ऊपर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो ये मेरे पास यहाँ पर चार्ज आ गया Q, कितने डिस्टेंस पे? सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे, और मुझे इस चार्ज की वजह से इस प्लेट के ऊपर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन ये प्लेट आपके पास क्या है? 2 डायमेंशनल, और मुझे फिगर कैसी चाहिए? 3 डायमेंशनल। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को किया कैसे जाता है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक 3D फिगर को तैयार कर दें। तो यहाँ पर मैं 3D फिगर को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, और ये 3D फिगर मेरे पास क्या आ जाएगी? आपके लिए एक क्यूब आ जाएगा बच्चे, और ये क्यूब जिसकी साइड मेरे पास किसके बराबर है? जिसकी साइड मेरे पास यहाँ पर a मीटर के बराबर है। मैं बना सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब मेरे पास यहाँ पर फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब कितने के बराबर है? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। पर मुझे फ्लक्स इस पूरे क्यूब में से नहीं चाहिए, मुझे वन ऑफ द फेस में से चाहिए। तो बताओ फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द फेस कितने के बराबर है? Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। और ये मेरे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और ये मेरे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो हमको कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखना। ये टिपिकल क्वेश्चंस हैं, ये टिपिकल क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल तरीके से आपको इनकम्प्लीट फिगर को सिमेट्रिकली कंप्लीट बनाना है। अगर मेरे पास हेमीस्फीयर है तो आप स्फीयर बना दो, मेरे पास अगर आधा क्यूब है आप पूरा क्यूब बना दो, आधा सिलेंडर है पूरा सिलेंडर बना दो। यहाँ पर टीचर आपको ऐसी फिगर देगा जिसको आप कंस्ट्रक्ट करके पूरी 3D फिगर बना सकते हो। पूरी 3D फिगर का फ्लक्स निकाल दो, और फिर जो जिस पार्ट पे आपको रिक्वायरमेंट है उस पार्ट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है जो कि फेमस क्वेश्चन मेरे पास। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। अ चार्ज क्यूब, मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज क्यूब है, इज प्लेस्ड ऑन द फेस ऑफ, is placed on the face of the, on the face of the, on the face of the cube, on the face of the cube, not inside. Calculate, मुझे कैलकुलेट करना बच्चा आपके पास the electric flux through this cube, electric flux through this cube, electric flux through this cube, electric flux through this cube। मुझे इस क्यूब में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करके बताना, मुझे इस क्यूब में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करके बताना। जरा चेक करते मेरे पास क्वेश्चन क्या। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन ये कि मेरे पास एक क्यूब प्रेजेंट है, और इस क्यूब के फेस के ऊपर, इस क्यूब के फेस के ऊपर मेरे पास एक चार्ज प्रेजेंट है फेस के ऊपर। अब बताओ सॉलिड स्टेट के अंदर वो एटम जो कि फेस के ऊपर प्रेजेंट होता है वो कितनी जगह पे शेयर होता है? हमारे पास एक सॉलिड स्टेट में कोई भी एटम किसी फेस के सेंटर पे होता है तो वो कितनी जगह पे शेयर होता है? कोई बच्चा बता सकता है? कितनी जगह पे? हाफ। और वो हाफ पे क्यों शेयर होता है? आधा अंदर और आधा बाहर। कुछ इस तरह की चीज भी हम यहाँ पर याद रखें। ये मेरे पास एक चार्ज आ गया Q, और इस चार्ज को मैंने फेस पे रख दिया और इसकी वजह से फ्लक्स निकाल। अब फ्लक्स में निकाल नहीं सकता क्योंकि ये 3D बॉडी के अंदर नहीं और ना ही बाहर है। अगर बाहर होता तो मैं आंसर क्या दे देता? 0। अगर अंदर होता तो जवाब क्या दे देता? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो करे कैसे? ध्यान से सुनो। हमारे पास साइंस ये कहती है
कि आप इस फिगर का सिमेट्रिकल, आप इस फिगर का एक सिमेट्रिकल क्यूब और बना दें। ऐसा आप ऐसा ही एक क्यूब और ड्रॉ कर दें, ऐसे करके हम यहाँ पर एक और क्यूब जो होते हैं बच्चे वो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं। एक और यहाँ पर बच्चे हम एक क्यूब और ड्रॉ कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे बच्चे। ये क्यूब मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। जैसे बच्चे हमने यहाँ पर क्यूब ड्रॉ कर दिया, दिस इज द फर्स्ट क्यूब एंड दिस इज द सेकंड क्यूब। अब चार्ज हमारे पास इन दोनों क्यूब के टोटल फिगर के बीच में आ गया। तो अब बताओ इन दोनों क्यूब्स के अंदर से टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा? बोलो शाबाश, कितना फ्लक्स निकलेगा? द आंसर इज Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, क्योंकि अब ये दोनों क्यूब्स के बीच में, तो इन दोनों में से किसी एक क्यूब में से कितना फ्लक्स निकल जाएगा? बोलो शाबाश। तो आंसर इज Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। आप इस क्वेश्चन को सॉलिड स्टेट ऑफ केमिस्ट्री से भी कर सकते हो, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से भी कर सकते हो। और वहां पर बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, अगर मेरे पास कोई फेस सेंटर्ड एटम होता है, कोई फेस सेंटर्ड एटम होता है बच्चा हमारे पास, तो उसकी कंट्रीब्यूशन कितने के बराबर होती है? बोलो शाबाश। उसकी जो कंट्रीब्यूशन होती है वो कितने के बराबर होती है? तो आप बोलोगे सर हाँ। आप उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि फेस पे अगर क्यू चार्ज है तो उस क्यू चार्ज का फ्लक्स इस ओरिजिनल क्यूब में से कितना होगा? हाफ, क्योंकि उसकी कंट्रीब्यूशन आधी लग जाएगी। आप इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो और इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। ये नेक्स्ट फेस। अब बात करते हैं बच्चा हमारे पास फेस की। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चे मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ मैनी टोटल फेसेस you are watching? Total face, how many total faces are involved for outward flux, जिसमें से फ्लक्स बाहर आएगा। on the outward flux, बाहर की तरफ जो फ्लक्स आएगा उसमें इन दोनों क्यूब्स के कितने फेसेस इन्वॉल्व होते हैं? एक क्यूब के तो बच्चे हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, इन दोनों के 12 फेस है, लेकिन वो फेस जिसमें से फ्लक्स आपकी तरफ आएगा वो कितने हैं? जरा गिन के देखिए, मैं बताता हूँ। एक फेस बच्चे ये आ गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये और आठवां ये, पीछे का 9 और बच्चे 10। आपका ये वाला जो फेस है दोनों का, क्या इसकी वजह से फ्लक्स आपकी तरफ आएगा? आंसर है नहीं। ये तो बच्चे कमरे की पार्टीशन की तरह, जिससे बच्चे आपको बाहर की तरफ कोई फ्लक्स आता हुआ नजर नहीं आएगा। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यहाँ पर कितने फेसेस हैं जो फ्लक्स के लिए इन्वॉल्व हैं? 10 फेसेस। लेकिन होते तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे 12 है, लेकिन होते तो बच्चे 12 फेसेस हैं। तो बताओ 2 फेसेस कहाँ गए? 2 फेसेस बच्चे आपके पास कहाँ गए? तो क्या जवाब दोगे? 2 फेसेस कहाँ गए? क्या जवाब दोगे बच्चे? तो आप बोलोगे ये 2 फेसेस अंदर रह गए, फ्यूज हो गए बच्चे, जुड़ गए, और इनसे फ्लक्स मेरी तरफ नहीं आएगा। आपका फ्लक्स आएगा यहाँ से यहाँ पर, ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, नीचे से भी आएगा और पीछे से भी आएगा। 11वें और 12वें फेस के ऊपर आपके पास कोई फ्लक्स बाहर की तरफ को नहीं आएगा। मुझे यहाँ पर आउटवर्ड फ्लक्स चाहिए। तो यहाँ पर 10 फेसेस हैं, 10 फेसेस में से बाहर की तरफ कितना फ्लक्स आ रहा है? तो आप बोलोगे सर Q डिवाइडेड बाई, आपके पास कितना है बच्चे? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस में से कितना आएगा? कोई बच्चा बता सकता है? सो आंसर इज Q डिवाइडेड बाई 10 एप्सिलॉन। ये फेसेस की कहानी समझ में आ गई बच्चे? हृदयेश्वरी समझ में आ गई बच्चे? यस सर। अच्छा, अब चलते हैं आगे, और अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछना बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारे पास? इफ अ चार्ज Q is placed on the corner of the cube पे रख गया, तो मेरे पास व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब? एक तो इस क्यूब में से कितना फ्लक्स निकलेगा, एंड व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब। जी,
अब कोई बच्चा इसका जवाब दे के बताए। मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज क्यू को मैंने कहां पर प्लेस कर दिया, मैंने एक चार्ज क्यूब को प्लेस कर दिया एक क्यूब के इसके ऊपर बच्चे कॉर्नर के ऊपर, एक क्यूब के कॉर्नर के ऊपर मैंने इसको प्लेस कर दिया, बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर, वर्टेक्स के ऊपर, यहाँ कहीं पर। अब इस चार्ज की वजह से जो कि मैंने कॉर्नर पे प्लेस किया हुआ है, इस चार्ज की वजह से जो कि मैंने कॉर्नर पे प्लेस किया हुआ है, एक इस क्यू चार्ज की वजह से इस क्यूब में कितना फ्लक्स जाएगा, और इस जो आपका क्यूब है उसके वन ऑफ द फेस के ऊपर कितना फ्लक्स जाएगा। जी बोलो शाबाश, बताओ कैसे करोगे। सर क्यूब में जब जाएगा तो 1/8 टाइम्स हो जाएगा। एग्जैक्टली बच्चा, हमारे पास ये 1/8 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं यही कहना चाह रहा हूँ बच्चे, थिंक ऑफ दिस सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर जो कॉर्नर का आपके पास एटम होता है वो कितनी जगह पे शेयर होता है बच्चे, 8 जगह पर, उसकी 1/8 कंट्रीब्यूशन होती है। इस वजह से बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये क्यूब की जो कंट्रीब्यूशन होगी इसमें आपके पास 1/8 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। अब फेस कैसे निकालेगा कोई बच्चा बता सकता है, कितने फेस बाहर की तरफ को नजर आएंगे? मैं बताऊं, हमारे पास यहाँ पर ये इस तरीके से आपके पास क्या बन गया, एक क्यूब बन गया। ध्यान से समझिए, मेरे पास यहाँ पर अब आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री भी आनी चाहिए। ये मेरे पास एक क्यूब आ गया और हमारे पास जो यहाँ पर आपके पास क्यूब आ रहा है, ये हमारे पास जो क्यूब आ रहा है, इस क्यूब के कॉर्नर के ऊपर मैंने क्यूब चार्ज को यहाँ पर प्लेस किया हुआ। अब इसको अंदर लेके जाना है तो कितने क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने एक क्यूब और बना दिया। क्या ये चार्ज अंदर की तरफ को गया बच्चे बताओ? नहीं, ये अभी भी अंदर नहीं है। मैं एक क्यूब और ऊपर की तरफ को बना देता हूँ। क्या इस ऊपर वाले क्यूब बनाने से आपके पास ये चार्ज अंदर गया? बिल्कुल भी नहीं। मैंने यहाँ पर एक क्यूब और बना दिया तो क्या चार्ज अंदर गया? बिल्कुल भी नहीं, अभी भी बाहर नजर आ रहा है। फिर मैं यहाँ पर एक क्यूब और बना देता हूँ, देखते चलना। ये केमिस्ट्री आपकी, ये आपके पास, ये हमारे पास। फिर मैं एक क्यूब और बना देता हूँ इसके नीचे। मुझे ये चार्ज बिल्कुल किसी फिगर के अंदर की तरफ को लेके आना। ये मैं और अंदर की तरफ को लेके आ गया और यहां से मैं बिल्कुल इसको फिट कर दिया। अब बताओ कि इस चार्ज को अंदर ले जाने के लिए मुझे कितने क्यूब्स की जरूरत पड़ी? तो आंसर है मुझे 8 क्यूब्स की जरूरत पड़ी। अब मुझे फेसेस कितने नजर आ रहे हैं? 8 क्यूब्स के। तो एक साइड पर आपको कितने फेस नजर आ रहे हैं? 4 फेस, हाँ या ना? एक साइड पे 4 फेस नजर आ रहे हैं ना, देखो गिन लो आप, यहाँ पर गिन लो आप, मैं गिनवा दूं आपको। ये 1 आ गया है ना, ये आपके पास 1 आ गया बच्चे, ये 2 आ गया, ये 3, ये 4, ये बच्चे 5, 6, 7, 8, ऊपर बच्चे 9, 10, 11, 12 है ना। इसके बाद बच्चे नीचे 13, 14, 15, 16, यहाँ पर 17, 18, 90 और 20 बच्चे हमारे पास। और पीछे कौन से हो जाएंगे? पीछे बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा? 21, 22, ये वाला 23 और लास्ट वाला बच्चे आपके पास कितना आ जाएगा? 24। आपको इन 8 क्यूब्स के कितने फेस नजर आएंगे बच्चे? 24 फेस नजर आएंगे। 24 पता लग रहा है? 24 कैसे आएंगे लग रहा है पता बच्चे? आया ना? थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन थोड़ा सोचोगे तो पता लग जाएगा। पता लग गया 24 फेस कैसे आएंगे? नहीं तो ऐसे है ना, नहीं तो ऐसे देख लो 6 साइड्स हैं, एक साइड से 4 फेस है तो 4 × 6, वहां से पता लग जाएगा 24 है। क्योंकि मेरे पास एक साइड से 4 फेस, यहाँ से भी 4, ऊपर से भी 4, यहाँ से भी 4, नीचे से भी 4 और पीछे से भी 4, तो 6 × 4 24। तो 24 फेसेस में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस में से कितना निकल जाएगा? जल्दी बोलो। तो Q डिवाइडेड बाई 24 एप्सिलॉन। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसका फ्लक्स बाहर की तरफ को निकल। ठीक, चलिए। सो आज का काफी हैवी लेक्चर हो गया, इसको पढ़ लीजिएगा। कोई डिफिकल्टी आए तो मुझे जरूर बताना, अपना ध्यान भी रखना और डाउट आए तो जरूर बच्चे मुझसे आपने डिस्कस करना कि सर ये डाउट आ रहा है, आप मुझे बता दें और फिर
जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिया स्कूल के लिए वो सॉल्व करके बताओ, और फिर बच्चे मुझसे उसके भी डाउट्स पूछो, डाउट्स ज्यादा से ज्यादा पूछो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन लेके आइएगा, कोई डाउट हो तो मुझे पहले बता दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।